नमस्कार दोस्तों, हरिओम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेट क्रिएट हिस्ट्री पर। और आज हम अपना नाउन केसेस समाप्त करने वाले हैं। नाउन केसेस का तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पजेसिव केस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वोकेटिव केस को डिटेल में पढ़ा है। कहाँ कहाँ पे एरर आती हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो पढ़ा है। तो आज हमारा फाइनल पार्ट 3 नाउन केसेस का आएगा और आप इसे देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्वेंशियल पोजीशन की। सिक्वेंशियल पोजीशन क्या होता है? एक नाउन है, अपोस्ट्रोफी एस, दूसरा नाउन अपोस्ट्रोफी एस और उसके बाद पोजीशन। एक नाउन अपोस्ट्रोफी एस, दूसरा नाउन अपोस्ट्रोफी एस और उसके पास पोजीशन। तो एक पोजीशन लगातार जो है, सिक्वेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? लगातार नाउन्स के साथ पोजीशन आ रहा है, एकदम एक नाउन के बाद दूसरा नाउन और दोनों के साथ पोजीशन आ रखा है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक नाउन पोजीशन, बीच में एंड था, फिर दूसरा नाउन पोजीशन। तो इसमें एंड नहीं है, कंजक्शन नहीं है, लगातार पोजीशन आ रहे हैं। सिक्वेंशियल पोजीशन इंग्लिश में गलत माना जाता है। सिक्वेंशियल पोजीशन इंग्लिश में गलत माना जाता है। सिक्वेंशियल पोजीशन को इंग्लिश में हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। दिक्कत क्या आती है, ये देखो हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त, शिवम हाउस। पोजीशन क्या है? हाउस है। पोजीशन क्या है हमारा? हाउस है। पोजीशन हमारा हाउस है। अब ये हाउस किसका है? शिवम का है या उसके दोस्त का है, ये पता नहीं चल पा रहा। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें हम, हस्बैंड किसका है? मेड का है या माई मदर का है, ये पता नहीं चल पा रहा। माई मदर्स का मतलब मेरी मदर का, मेड्स का मतलब मेड का। तो हस्बैंड किसका है? मेड का है या मदर का, पता नहीं चल पा रहा। हाउस किसका है? शिवम का है, हिज फ्रेंड का है, पता नहीं चल पा रहा। तो सिक्वेंशियल पोजीशन इंग्लिश में गलत माना जाता है। इंग्लिश ग्रामर में सिक्वेंशियल पोजीशन का यूज मत करो। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें सोल्व कैसे करें? सपोज करो पहला ही क्वेश्चन है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट नो एरर। डी पार्ट नो एरर। तो ये तो हमें पता चल गया कि भाई एरर कौन से पार्ट में है? सी पार्ट में है। लेकिन अगर एरर को सोल्व करना है तो एरर को सोल्व कैसे करेंगे? देखो भाई, क्या करना होगा, सिंपली आपको सबसे पहले पोजीशन को लिखो। सबसे पहले क्या लिखो? पोजीशन को लिखो। हमने पोजीशन लिख दिया, सबसे पहले पोजीशन को लिखो। उसके बाद ये वाला अपोस्ट्रोफी एस हटा दो, एक पॉजिटिव केस हटा दो। यहाँ पे क्या लेके आओ? ऑफ लेके आओ, ऑफ लेके आओ। और फिर इस पूरे को एज इट इज लिख दो। पूरे को, जैसे नाउन 1 का अपोस्ट्रोफी एस बचा हुआ है और नाउन 2, तो ये पूरा का पूरा आप एज इट इज लिख दो। तो अब जो है सिक्वेंशियल पोजीशन हमारा समाप्त हो गया है। तो आपको कुछ नहीं करना, पोजीशन को सबसे पहले लेके आओ, इस अपोस्ट्रोफी एस को हटाओ, ऑफ लगाओ और इस पूरे को एज इट इज यहाँ पे लिख दो। पूरे को एज इट इज यहाँ पे लिख दो, तो सिक्वेंशियल पोजीशन आपका दूर हो जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा? ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पोजीशन लेके आओ, हाउस लेके आओ, इसके बाद ऑफ लेके आओ, हाउस ऑफ, इसके बाद पहला नाउन हिज फ्रेंड्स और उसके बाद दूसरा नाउन शिवम। तो ये क्वेश्चन ऐसे सही होगा, ठीक है भाई। सबसे पहले पोजीशन, उसके बाद अपोस्ट्रोफी की जगह ऑफ और उसके बाद एज इट इज दोनों नाउन को लिख दो, हिज फ्रेंड्स शिवम। तो सही आंसर क्या होगा? ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हाउस ऑफ हिज फ्रेंड्स शिवम। ठीक है भाई, ये पहला सवाल था। इसी तरह दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हस्बैंड को लेके आओ, पोजीशन को लेके आओ, अपोस्ट्रोफी एस की जगह ऑफ लगाओ और उसे एज इट इज लिख दो। देखो इसका आंसर क्या होगा? हस्बैंड ऑफ माई मदर्स मेड। तो यहां पे इस पूरे पार्ट की जगह आपको क्या लिखना है? इस पूरे पार्ट की जगह आपको, ये गलत है, आपको लिखना है हस्बैंड ऑफ माई मदर्स मेड। सबसे पहले पोजीशन, उसके बाद ऑफ, उसके बाद नाउन 1 अपोस्ट्रोफी एस और नाउन 2। तो सिक्वेंशियल पोजीशन इस तरीके से दूर करते हैं।
तो ये सिक्वेंशियल पोजीशन की एरर आती है भाई, इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से सोल्व कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखो भाई, अब ये नाउन है मदर्स इन लॉ, ठीक है भाई। इस तरह के नाउन को जो नाउन एक से ज़्यादा वर्ड से मिलके बनते हैं तो उन्हें बोलते हैं कंपाउंड नाउन। उन्हें क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। जैसे मैंने लिखा सन, सन एक नाउन है, इसके बाद मैंने वर्ड लगाया इन और इसके बाद मैंने लगाया लो, सन इन लो। तो एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया। तो ये क्या हुआ? एक से ज़्यादा वर्ड से मिलके बने हैं। तो इस तरह के नाउन को हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन में पोजीशन कहाँ लगाएं? कंपाउंड नाउन में पोजीशन कहाँ लगाएं? यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं या यहाँ पे लगाएं? तो कंपाउंड नाउन में पोजीशन लगाने का बहुत सिंपल तरीका है। जो भी लास्ट वर्ड होगा, जो भी कंपाउंड नाउन का लास्ट वर्ड होगा वहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाओ। तो ये क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मदर इन लॉज, मदर इन लॉ का बिहेवियर। मुझे मदर इन लॉ का, मेरी मदर इन लॉ का बिहेवियर पसंद नहीं है। तो मदर इन लॉज, हमेशा जो लास्ट वर्ड होगा, कंपाउंड नाउन का जो लास्ट वर्ड होगा वहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाओ। अगर आपकी समझ में आ गया है तो इसका आंसर दो। यू विल फॉलो योर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर। तो आपको दिख रहा है ये क्या है भाई? कंपाउंड नाउन है, कमांडर इन चीफ। तो ये क्या है? कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन में अपोस्ट्रोफी पहले शब्द के साथ नहीं लगता, हमेशा जो लास्ट वाला शब्द होगा उसके साथ लगेगा। तो कंपाउंड नाउन में, तो इस वाले सवाल में पोजीशन कहाँ लगेगा? इन चीफ। तो चीफ के बाद आपका पोजीशन लगेगा, इन चीफ्स आएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। तो ये था कंपाउंड नाउन में पोजीशन कैसे लगाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। कुछ शब्द हैं, जैसे हमने लिखा एवरी, नो, सम, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाया? वन। तो जो भी इस तरह के शब्द होते हैं जैसे एवरीवन, नो वन, समवन, तो उनमें अपोस्ट्रोफी एस वन के बाद लगता है। कोई भी शब्द हो, एवरी, नो, सम, एवरीवन, नो वन, समवन, तो अपोस्ट्रोफी एस हमेशा वन के साथ लगता है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसका। सपोज करो मैंने लिखा everyone's concern is no one concern। हर किसी की कंसर्न, हर किसी की चिंता, किसी की चिंता नहीं होती। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिखा। तो आपने देखा एवरीवन, हर, एवरीवन कंसर्न, तो अपोस्ट्रोफी एस किसके बाद लगा? एवरीवन के बाद। नो वन कंसर्न, अपोस्ट्रोफी एस किसके बाद लगा? एस के बाद। ठीक है भाई, ये बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा विशेष एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीवन, नो वन, समवन, तो हमेशा अपोस्ट्रोफी एस वन के बाद लगाओ। लेकिन एक इम्पोर्टेंट इससे जो क्वेश्चन आते हैं जिनमें गड़बड़ हो जाती है, तो वो क्वेश्चन क्या है? जैसे मैंने लिखा एवरीवन, समवन, नो वन, और वन की जगह एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, और इसके साथ हमने लगाया एल्स। एल्स अगर इस तरह है एवरीवन एल्स, समवन एल्स, नो वन एल्स, एवरीबॉडी एल्स, समबडी एल्स, नोबडी एल्स, तो अपोस्ट्रोफी एस हमेशा इस एल्स के बाद लगता है। अपोस्ट्रोफी एस हमेशा इस एल्स के बाद लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज कीजिए अब ये क्वेश्चन है दिस इज नॉट माई बुक, दिस इज समबडीज एल्स, तो समबडीज एल्स नहीं होगा, ये अपोस्ट्रोफी एस यहाँ नहीं आएगा, हमेशा एल्स के बाद जाएगा। ठीक है भाई, अब जैसे ये क्वेश्चन ये है आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबडीज एल्स, तो नोबडीज एल्स गलत है, नोबडी के बाद अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा,
हमेशा एल्स के बाद आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है भाई, टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा एग्जाम में पूछा गया है, हु एल्स। देखो अपोस्ट्रोफी एस क्या बता देता है, पोजीशन बताता है। अपोस्ट्रोफी एस क्या बताता है, पोजीशन बताता है, किसका। हु एल्स का मतलब होता है किसका, हु एल्स। ठीक है भाई, तो इसमें देखो हु सब्जेक्टिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है, और हु का अपना सेपरेट जो है पॉजेसिव केस होता है हुज। हु का अपना सेपरेटिव पॉजेसिव केस होता है हुज। तो हु एल्स कुछ नहीं होता, हु एल्स कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे हु एल्स की जगह, क्योंकि पोजीशन बताना है हु के लिए, हु के लिए पोजीशन बताना है कि कौन सी चीज किसकी है, ये बुक किसकी है, तो हु एल्स कुछ नहीं होता, यहाँ पे हुज आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, हुज आएगा। ठीक है भाई, तो ये 6 सवाल थे जो हमने किए। इसमें क्या है, आपने देखा सिक्वेंशियल पोजीशन को कैसे दूर करते हैं। सिक्वेंशियल पोजीशन को दूर करने के लिए कुछ नहीं करना, पोजीशन लेके आओ अपना, उसके बाद ऑफ लगाओ, अपोस्ट्रोफी हटाओ लास्ट वाले नाउन से, और फिर उसके बाद पूरे दोनों नाउन को एक साथ लिख दो। सिक्वेंशियल पोजीशन को दूर करने के बाद हमने देख ली। उसके बाद हमने देखा कंपाउंड नाउन को पोजीशन कैसे देते हैं। कंपाउंड नाउन का जो सबसे लास्ट वर्ड होता है उसके साथ आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा एवरीवन, समवन, नोवन, या एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, या एवरीवन एल्स, समबडी एल्स, नोबडी एल्स। ठीक है, तो उसमें पोजीशन कैसे लगाना है, तो उसमें पोजीशन लगाना होता है हमेशा एल्स के बाद। तो ये थी कुछ पोजीशन की बात। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं। पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो अपोस्ट्रोफी का यूज होता है वो लिविंग चीज़ों के लिए होता है। अपोस्ट्रोफी एस लिविंग के साथ लगाएंगे, नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के साथ भी करते हैं। तो वो कौन से एक्सेप्शन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखिए। देखो अपोस्ट्रोफी एस प्लेस के साथ लगा सकते हैं, टाइम के साथ भी लगा सकते हैं। जो हेवनली बॉडीज़ हैं, हेवनली बॉडीज़ का मतलब जो हमने नहीं, प्रकृति ने जिनका निर्माण किया है, जैसे सूरज, चांद, तारे। ठीक है, तो उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। ईडियम्स, फ्रेज के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका सबसे मेन जो रीज़न है अपोस्ट्रोफी एस हम प्रयोग क्यों करते हैं, तो उसका रीज़न है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन की वजह से हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण। अगर हम चीज़ों का मानवीयकरण कर दें, यानी कि मानव के साथ उसे संबंधित कर दें, जो मानव के गुण हैं, क्वालिटी हैं, उनके साथ हम किसी चीज़ का संबंध स्थापित कर दें, तो वहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जा सकता है। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, वहाँ पे आपको बात ज़्यादा क्लियर होगी एग्जाम्पल्स की हेल्प से। चलो देखो, एक शब्द मैंने लिखा इंडियाज पॉपुलेशन। इंडियाज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या हुआ भाई, पॉपुलेशन किसकी होती है, आदमियों की होती है। पॉपुलेशन किसकी होती है, आदमियों की होती है। तो इंडियाज पॉपुलेशन, इंडिया एक स्थान का नाम है, तो इंडियाज पॉपुलेशन सही है, इंडियाज पॉपुलेशन सही है। देखो आप लोग क्या करते हो, कभी कभी जो निर्जीव चीज़ें होती है, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, तो उनसे बात करते हो, कभी बात करने की कोशिश करते हो, जैसे कि वो सजीव वस्तु है, आप उनका मानवीयकरण करते हो। आपका फ़ोन है, फ़ोन सही से काम नहीं कर रहा, प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो आप बोलोगे अरे क्या हो गया तुझे। ठीक है, आप उससे क्वेश्चन करते हो, अरे क्या हुआ तुझे। तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन। आप उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो, उसे पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, कभी बाइक है, बाइक में आप किक मार रहे हो, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप अपने आप ही बोल दो पता नहीं क्या हो गया इसे, भाई क्या हो गया तुझे, क्या परेशानी है। तो बाइक से आप इस तरह के सवाल पूछते हो, तो बाइक तो कोई जवाब नहीं देने वाली है आपको। लेकिन ये सब चीज़ें क्या है, आप निर्जीव वस्तुओं को आदमी की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो निर्जीव वस्तुओं को अगर आदमियों की तरह ट्रीट कर रहे हो, आदमियों के गुणों की तरह आप उन्हें कंसिडर कर रहे हो, आदमियों के गुणों को कंसिडर कर रहे हो, तो वो पर्सनिफिकेशन हो रहा है। और पर्सनिफिकेशन में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। सपोज करो मैंने लिखा इंडियाज रिवर, इंडियाज रिवर्स। अब एक बात बताओ, रिवर्स आदमी, आदमी से कोई संबंध नहीं है, आदमी का गुण नहीं है रिवर्स।
आदमी का तो कोई गुण नहीं है, रिवर नदियां आदमी का कोई गुण नहीं है, प्रकृति की देन है, तो इससे क्या है, ये गलत हो जाएगा। अगर मैं लिखूं दिल्लीज ट्रैफिक, तो ट्रैफिक किसने बनाया भाई, आदमियों ने बनाया। ट्रैफिक किसका होता है, आदमियों का होता है, तो ट्रैफिक यहाँ पे सही है, दिल्लीज ट्रैफिक यहाँ पे बिल्कुल सही है। ट्रैफिक आदमियों का होता है, मानवीकरण हो गया, पर्सोनिफिकेशन होगी, पर्सोनिफिकेशन होगी, तो ये चीजें सही हैं। अब मैंने लिखा जयपुर रोड्स, तो अगर हम देखें पोजीशन क्या है, रोड्स, तो रोड्स का मतलब सड़कें आदमी ने बनाई है, ठीक है, लेकिन आदमी का कोई गुण नहीं है, ये आदमी का कोई गुण नहीं है, आदमी के द्वारा आदमी का कोई गुण नहीं है, तो जयपुर के साथ रोड्स नहीं आएंगे। अगर मैं यहाँ जयपुर के साथ लिख दूँ जयपुर शॉप्स या जयपुर की ब्यूटी, तो ब्यूटी सुंदरता आदमियों का गुण है, दुकानें आदमियों की होती हैं, आदमी उस पर बैठते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप किसी चीज़ का पर्सोनिफिकेशन कर रहे हो तो वो अपोस्ट्रोफी एस वहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे ही मैंने ऐसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा सन, और सन्स के साथ दो गुण दिए, एक तो करेज, एक वॉल्यूम, ठीक है, दो गुण दे दिए, सन्स करेज, सन्स वॉल्यूम। तो अगर यहाँ बात करें करेज की, करेज का मतलब साहस, साहस एक आदमियों का गुण है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और वॉल्यूम की अगर बात करें, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, आयतन तो एक फिजिक्स का टर्म है, केमिस्ट्री का टर्म है, ठीक है, आदमी के गुणों से इसका कोई संबंध नहीं है, तो सन्स वॉल्यूम गलत हो जाएगा। तो आपको सिंपली इतना देखना है कि क्या किसी चीज़ का पर्सनिफिकेशन हो रहा है, क्या उसे पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हमारे जो कवि है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, इमेजिनरी चीज़ों का पर्सनिफिकेशन कर देते हैं। जैसे एक चीज़ मैंने बोली कि रात की खामोशी मुझे डरा रही थी, तो रात तो भाई खामोशी होती है, रात कोई बोलने वाली तो चीज़ नहीं है, आज की रात भी चुपी रहेगी, वो कल की रात भी चुपी रहेगी, लेकिन किसी ने बोल दिया भाई मैं जा रहा था और रात की खामोशी मुझे डरा रही थी, तो रात की खामोशी, रात का क्या कर दिया आपने, पर्सोनिफिकेशन कर दिया, ठीक है। आप एक सवाल बोल सकते हैं, इस तरीके से बोलते हैं कि मौत दोनों बाहें फैलाकर मेरा स्वागत कर रही है, मौत दोनों बाहें फैलाकर मेरा स्वागत कर रही है, तो मौत का आपने क्या कर दिया, पर्सनिफिकेशन कर दिया। तो जो पोएट्स होते हैं, कवि होते हैं, वो चीज़ों को पर्सनिफाइड कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को पर्सनिफाइड कर देते हैं, तो वहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। अगर आपकी ये बात समझ में आ गई तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है पहला, मून्स ग्रेविटी, चांद का गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी चांद का गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण मानव से संबंधित कोई टर्म नहीं है, ज्योग्राफिकल टर्म है, ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड टर्म है, तो मून्स ग्रेविटी गलत होगा, यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेविटी ऑफ मून, ग्रेविटी ऑफ मून। अब मैंने लिखा पोएट्स आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मून्स ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब सुंदरता, सुंदरता आदमियों का गुण है, आप लोग बोलते भाई बड़ा सुंदर है, बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा सुंदर है, तो सुंदर जो है आदमियों का गुण है, तो यहाँ पे मून्स ब्यूटी बिल्कुल सही है। अब देखो, ओशंस लाइफ ऑलवेज अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट, जो ओशंस की लाइफ होती है, समुद्र की लाइफ होती है, टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, डीप ड्राइव करते हैं और नीचे मछलियों वगैरह को देखते हैं। तो ओशन की लाइफ, जीवन किसका होता है भाई, आदमी का होता है जीवन, तो ओशन को पर्सनिफाइड कर दिया, ये बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं अगले सेंटेंस की, ओशंस रॉक आर फुल ऑफ मिनरल्स एंड कार्बन, तो ये क्या है, ओशंस रॉक्स, रॉक्स, रॉक्स का मतलब चट्टाने, पत्थर, तो पत्थर आदमियों से संबंधित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए, रॉक्स ऑफ ओशन, रॉक्स ऑफ ओशन। अब यहाँ पे देखो, आई कैन नॉट चैलेंज द डेथ्स क्रुएलिटी, क्रुएलिटी का मतलब होता है निर्दयता, और निर्दयी, दयालु, ये सब आदमी के गुण है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेथ्स क्रुएलिटी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये था आपका पूरा भाई पजेसिव केस और नाउन केसेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नाउन केसेस में कोई भी पार्ट नहीं बचा, आप लोग पिछली जितनी भी सीरीज़ है वो उसे एक बार चेक कर लें, ठीक है, नाउन से रिलेटेड जितनी भी सीरीज है उसे अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नाउन के कुछ और कंसेप्ट, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो। अगर आपको लगता है कि चैनल यूजफुल है, कंटेंट अच्छा आ रहा है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी बच्चों में जो 8 से लेकर 12 तक के हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो
किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल, जवाहर विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, किसी भी संदर्भ में जहाँ पे इंग्लिश आती है तो ये उनके लिए यूजफुल होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।